सर्वज्ञशाला की इस ऑनलाइन क्लास में मैं अमित आप सभी भाइयों बहनों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि करंट अफेयर्स पे हमारी चर्चा चल रही है और हम देख रहे हैं जनवरी टू जुलाई करंट अफेयर्स की संपूर्ण जो है विस्तृत चर्चा को। और आज हम फिर से उपस्थित हुए हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट क्लास में, क्योंकि आज हम पिछले 7 महीने के सभी महत्वपूर्ण जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं यानी नियुक्तियां हुई हैं उन सभी नियुक्तियों को देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण होगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप यूपी पुलिस एग्ज़ाम या कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सर्वप्रथम आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और क्लास पसंद आया करे तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में देने के साथ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। तो प्रारंभ करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में पहला पॉइंट जो हमारा है कि बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा यह। तो ये कहाँ पे किया गया है? इस सेंटर का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कर्नाटक के बेंगलुरु केवी मारेनहल्ली में बोइंग इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया गया। बोइंग का यह कैंपस 43 एकड़ में फैला है और इसे बनाने में 1600 करोड़ रुपए की लागत लगी है। बोइंग का यह सेंटर अमेरिका के बाहर कंपनी का सबसे बड़ा निवेश है। यानी इस बोइंग कंपनी का, जो कि अमेरिकी कंपनी है, इसका अमेरिका के बाहर यह सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है, जो कि कहाँ हुई है? भारत में। और कहाँ पे? बेंगलुरु कर्नाटक में। तो यह बहुत बड़ी जो है यूनिट है। बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर में हवाई जहाज़ का निर्माण और उससे संबंधित ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बोइंग सुकन्या कार्यक्रम, इस कार्यक्रम का नाम ध्यान रखिएगा, इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी ध्यान रखिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट है। तो बोइंग सुकन्या कार्यक्रम का जो है शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य क्या है? देश के बढ़ते विमानन क्षेत्र में पूरे भारत से ज़्यादा लड़कियों को बढ़ावा देना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। बोइंग सुकन्या कार्यक्रम, बोइंग सुकन्या कार्यक्रम का उद्देश्य देश भर से लड़कियों को देश के बढ़ते विमानन क्षेत्र में प्रवेश का समर्थन करना है। यह कार्यक्रम पूरे भारत की लड़कियों, महिलाओं और विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित, यानी इसको स्टेम बोलते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ, स्टेम बोलते हैं। स्टेम क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करना है इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। युवा लड़कियों के लिए कार्यक्रम STEM यानी स्टेम करियर में रुचि जागृत करने में मदद करने के लिए 150 नियोजित स्थानों पर स्टेम प्रयोगशालाएं बनाएगा या उन महिलाओं को छात्रवृत्ति भी प्रदान करेगा जो पायलट बनने के लिए प्रशिक्षण ले रही हैं। तो कार्यक्रम इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बोइंग कंपनी जैसा कि अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो दुनिया भर में हवाई जहाज़, रोटर क्राफ्ट, रॉकेट, उपग्रह, दूरसंचार उपकरण और मिसाइलों की डिजाइन और निर्माण और बिक्री करती है। तो ध्यान रखिएगा, बोइंग कंपनी अमेरिकी कंपनी है, भारत में इसका सेंटर बना है, ध्यान रखिएगा। फिर है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक अटल सेतु का उद्घाटन किया गया। 12 जनवरी 2024 को पीएम मोदी द्वारा मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का उद्घाटन किया गया। इसे आधिकारिक तौर पर क्या कहा गया है? ऑफिशियल तौर पर इसका नाम है अटल सेतु न्हावा शेवा सी लिंक। न्हावा शेवा जैसा जानते होंगे आप, जवाहरलाल नेहरू जो बंदरगाह है उसको भी न्हावा शेवा बंदरगाह बोलते हैं क्योंकि वह न्हावा शेवा स्थान पे है। न्हावा शेवा यह एक जगह है। तो अटल सेतु न्हावा शेवा सी लिंक के रूप में माना जाता है, जो देश में समुद्र पर बना सबसे लंबा सेतु है। यानी समुद्र पर बनाया गया सबसे लंबा जो पुल है वह बना है कहाँ पे? मुंबई में। मुंबई की नवी मुंबई से जोड़ने वाला यह हार्बर लिंक लगभग 22 किलोमीटर का एक विशाल समुद्री पुल है। इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य जो है, आपको यह 2 स्थान ध्यान रखना है क्योंकि यह जो पुल है इन्हीं दोनों स्थानों को कनेक्ट करता है। क्या नाम है? सेवरी को चिरले से जोड़ता है यह पुल। तो इसका स्थान आपको बहुत महत्वपूर्ण है, स्थान ध्यान रखिएगा। तो सेवरी और चिल्ले के मध्य यात्रा में क्रांतिकारी बदलाव लाना है, जिससे यात्रा के समय में काफ़ी कमी आएगी। अटल सेतु भारत का सबसे लंबा पुल होने के साथ साथ सबसे लंबा समुद्री पुल भी है। यह लगभग कितना? 21.8 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला पुल है, जिसकी समुद्र के ऊपर कुल लंबाई
16.5 किलोमीटर तथा ज़मीन पर लगभग 5.5 किलोमीटर है। जैसा कि समुद्र, ये मान लीजिए समुद्र है, तो समुद्र पे इस पुल की लंबाई कितनी है? 16.5। उसके बाद ये ज़मीन, इधर भी ज़मीन होगी, तो ज़मीन पर जो है 5.5 किलोमीटर है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। मुंबई में बने बांद्रा वर्ली सी लिंक की तुलना में हार्बर लिंक की लंबाई 4 गुना अधिक है। यह पुल दक्षिण मुंबई के सेवरी से शुरू होकर रायगढ़ जनपद के उरण तालुका में नहावा सेवा पर समाप्त होता है। तो ध्यान रखना है, पुल चेरले टू सेवरी, ये ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है पॉइंट। इसकी लंबाई भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। इस लिंक के निर्माण पर कुल लगभग 18,000 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। इसका निर्माण 2018 में शुरू हुआ था और इसको जो जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, जिसको क्या बोलते हैं, जीका बोलते हैं, जीका इसको वित्त पोषित कर रही है, जो कुल लागत का 80% भाग कवर करती है। जबकि जो शेष भाग है, यानी जितनी लागत है, इसकी कॉस्ट है, वह स्टेट और केंद्र सरकार मिलकर कर रही है। जबकि 80% भाग जो है वह कौन कर रही है? जीका कर रही है। तो यह ध्यान रखिएगा, वित्त पोषण भी इम्पोर्टेंट है कि कौन कर रहा है। आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, विश्व बैंक आदि, IMF वगैरह दे दिया जाएगा, तो इसका ध्यान रखिएगा क्योंकि यह जीका कर रही है, इम्पोर्टेंट होगा। अब फिर है भारत का पहला ग्राफीन केंद्र। ग्राफीन केंद्र जानते होंगे, ग्राफीन क्या होता है? ग्राफीन कार्बन का अपर रूप है। तो यह कहाँ बना है यह? तो भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत के पहले ग्राफीन केंद्र की जो है केरल के त्रिशूर में इसका जो है स्थापना की घोषणा की है। ग्राफीन सेंटर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा भारत सरकार और केरल सरकार द्वारा टाटा स्टील लिमिटेड के साथ ग्राफीन अनुसंधान एवं विकास, उत्पाद नवाचार और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया जा रहा है। त्रिशूर के डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल में स्थापित इस केंद्र पर केंद्र सरकार द्वारा 86.41 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। कहाँ स्थापित हो रहा है, यह भी ध्यान रखिएगा, डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल, इम्पोर्टेंट है। इस परियोजना का अन्य उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ साथ राज्य के औद्योगिक क्षेत्र को भी बढ़ावा देना है। ग्राफीन दुनिया में सबसे पहला पदार्थ है जो एक परमाणुवीय परत के रूप में पाया जाता है, जो कार्बन का अपर रूप है और यह विद्युत का अच्छा चालक होता है। तो ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए, जैसा मैंने कहा कि आज की क्लास ज़्यादातर जो पॉइंट हमने लिए हैं वह जो पिछले 7 महीने की अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं, उनसे रिलेटेड है। तो बढ़ते हैं उसी बिंदु पर। पहला है आपका हाल ही में प्रोफेशनल गोल्फ टावर ऑफ इंडिया, यानी इसको बोलते हैं पीजीटीआई के अध्यक्ष और कौन नियुक्त हुए हैं? तो आप ऑप्शन देख के इसको आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि कपिल देव महान भारत के क्रिकेट खिलाड़ी रहे। इनकी जो है कैप्टनसी में भारत ने वर्ल्ड कप भी सबसे पहले जीता। तो लोग गोल्फ से इनको जो है रिलेशन नहीं बना पाएंगे और कंफ्यूज हो सकते हैं। जबकि ये प्रोफेशनल गोल्फ टावर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं क्रिकेटर कपिल देव। किसी एडवर्टीजमेंट में भी शायद इनका जो आता है गोल्फ खेलते हुए दिखाई देते हैं। तो ये पीजीटीआई के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, इम्पॉर्टेंट होगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद में है, अब आप पीजीटीआई या अगर इसकी बात करें तो यह 2006 में स्थापित हुआ था और इसका हेडक्वार्टर भी आप ध्यान रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। कहाँ? गुरुग्राम, जो कि हरियाणा में है। गुरुग्राम में ही आप जानते होंगे अंतर्राष्ट्रीय सोलर संगठन का मुख्यालय भी गुरुग्राम हरियाणा में है। तो यह भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में भारत के 35वें विदेश मंत्रालय में सचिव जो होते हैं उन्हें बोलते हैं विदेश सचिव, और ये इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी IAS अधिकारी के लिए। आप जानते होंगे सचिव का पद जो सर्वोच्च पद होता है वह सचिव का होता है। तो विक्रम मिस्री बने हैं, विक्रम मिस्री बोलते हैं इनको, विक्रम मिस्री बने हैं 35वें यानी 35 नंबर के जो फॉरेन सेक्रेटरी बने हैं। और इन्होंने जो है विनय मोहन क्वात्रा, इससे पहले विनय मोहन क्वात्रा थे। कौन? विनय मोहन क्वात्रा, इनका स्थान इन्होंने लिया है। तो यह ध्यान रखिएगा। उसके बाद में है
यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष बने हैं एंटोनियो कोस्टा। एंटोनियो कोस्टा जो हैं वह पुर्तगाल के पूर्व पीएम है पुर्तगाल, जिसकी राजधानी लिस्बन, और इसीलिए इनको लिस्बन का गांधी भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इनको लिस्बन का गांधी भी कहा जाता है। अगर बात करें यूरोपीय काउंसिल से रिलेटेड और इससे ऐसे संबंधित जो यूरोप से रिलेटेड हैं, कुछ और पद हैं, इनको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इनका भी जैसे एक है यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट होता है, जो कि यूरोपियन जो काउंसिल है उसके जो है सबसे बड़ा पद होता है यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट का। तो यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा जो आपका पद होता है उसे बोलते हैं यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट। और इनका भी अभी कार्यकाल जो है बढ़ाया गया है, वह है कौन है? उर्सुला वान डर लेयन ये हैं। इनका भी हाल ही में इनका भी कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, बहुत दिनों से ये इस पद पर बनी हुई हैं। और इनको आपको बताना है कि उर्सुला वान डर लेयन भारत कब आई थी यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो एक पद यूरोपियन काउंसिल होता है, यूरोपियन काउंसिल का प्रेसिडेंट, दूसरा होता है यूरोपियन कमीशन का प्रेसिडेंट, और एक पद और ध्यान रखना है आपको, यूरोपियन पार्लियामेंट का प्रेसिडेंट। तो यूरोपियन पार्लियामेंट का जो प्रेसिडेंट हैं वह भी एक महिला हैं और उनका नाम है रॉबर्टा मेट्सोला। ये जो है माल्टा देश की हैं, ध्यान रखिएगा। तो रॉबर्टा मेट्सोला, इनको भी ध्यान रखिएगा। यूरोपियन संघ से संबंधित ऐसे 3 पद, ये आपको इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अध्यक्ष कौन बने हैं? रवि अग्रवाल को CBDT का अध्यक्ष बनाया गया है। इन्होंने किसका स्थान लिया है? इन्होंने नितिन गुप्ता का स्थान लिया है। इससे पूर्व कौन थे? नितिन गुप्ता थे। तो उनके स्थान पर इनकी नियुक्ति की गई है, यह भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर हैं संजय कुमार मिश्रा। अब यह पद इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पहले अध्यक्ष बने हैं GST अपीलीय न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष बने हैं। 6 मई को इनको नियुक्त किया गया, शपथ ग्रहण हुआ इनका। और संजय मिश्रा इस पद पर कार्यकाल इनका जो होगा वह 4 वर्ष का होगा। GST अपीलीय न्यायाधिकरण केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के तहत गठित एक अपीलीय प्राधिकरण है, जिसकी मुख्य पीठ नई दिल्ली में स्थित है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। फिर हैं एडमिरल दिनेश कुमार। ये जो हैं आपके नौसेना प्रमुख बने हैं। कौन से नंबर के हैं? ये भी इम्पोर्टेंट है। 26वें नंबर के हैं एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, नौसेना प्रमुख। और इन्होंने हरि कुमार का स्थान लिया है। 1985 में भारतीय नौसेना में कमीशन किए गए दिनेश कुमार को नौसेना में सेवा का 30 वर्ष का लंबा अनुभव है। ये सब महत्वपूर्ण नहीं है, बस इन्होंने स्थान किसका लिया है? हरि कुमार का, एडमिरल हरि कुमार का स्थान लिया। और ये 26वें नंबर के हमारे नौसेना प्रमुख हैं, यह इम्पोर्टेंट है। फिर हैं मौसमी चक्रवर्ती। भारतीय सूचना सेवा की वरिष्ठ अधिकारी मौसमी चक्रवर्ती ने 1 मई 2024 को आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल का पदभार ग्रहण किया है। 1991 बैच की IAS अधिकारी चक्रवर्ती के पास PIB प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो और केंद्रीय संचार ब्यूरो सहित सूचना प्रसारण मंत्रालय के कई मीडिया संगठनों में इनका अनुभव है। फिर है जेठा अहिर भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, जिसको नाफेड बोलते हैं, नाफेड के ये जो है अध्यक्ष बने हैं। यह इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट होगा, इसको ध्यान रखिएगा। नाफेड के अध्यक्ष बने हैं जेठा अहिर। फिर दिलीप संघानी, 9 मई 2024 को भाजपा के पूर्व सांसद दिलीप संघानी को भारतीय किसान उर्वरक संघ इफ़को बोलते हैं, इफ़को के ये कौन बने हैं? अध्यक्ष बने हैं। इफ़को IFFCO इफ़को के अध्यक्ष, और ये दूसरी बार लगातार इनको नियुक्त किया गया है इस पद पर। महाराष्ट्र राज्य की
पहली महिला मुख्य सचिव बनी हैं सुजाता सैनिक। इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा, सुजाता सैनिक का नाम ध्यान रखिएगा। उसके बाद में महाराष्ट्र की ही पहली महिला डीजीपी बनी है, उनका भी नाम ध्यान रखिएगा, उनका नाम है रश्मि शुक्ला। क्या नाम है? रश्मि शुक्ला। ऐसे ही पूर्वोत्तर भारत में मेघालय राज्य की पहली महिला डीजीपी हैं बनी है, उनका भी नाम ध्यान रखिएगा, उनका नाम है इदा सिसा। इदा सिसा नोंगराग। तो इनको ध्यान रखिएगा, ये मेघालय की पहली महिला डीजीपी हैं और ये रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी हैं और सुजाता सैनिक महाराष्ट्र राज्य की जो है पहली जो है मुख्य सचिव बनी है। तो सारे पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर BN गंगाधर। BN गंगाधर बने हैं इसके अध्यक्ष। और अगर बात करें नेशनल मेडिकल कमीशन की तो 2019 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का जो डिजॉल्व करके मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को डिजॉल्व करके नेशनल मेडिकल कमीशन बनाया गया था, इसकी स्थापना की गई और इसमें कुल 25 सदस्य होते हैं और इसके जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं डॉक्टर BN गंगाधर। तो 25 सदस्य होते हैं, यह इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर है अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो बने हैं वह हैं राजेंद्र खन्ना। राजेंद्र खन्ना जो है अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि NSA जो हैं वह कौन है? अजीत डोभाल हैं, यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो हैं वो कौन है? अजीत डोभाल हैं। अजीत डोभाल NSA हैं हमारे, ये एडिशनल हैं, ध्यान रखिएगा। राजेंद्र खन्ना एडिशनल है, एडिशनल, और ये रॉ के पूर्व अध्यक्ष भी हैं, रॉ के पूर्व अध्यक्ष हैं। और अगर बात करें उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आपके हैं टी बी रविचंद्रन एक, और दूसरे हैं पवन कपूर। टी.बी. रविचंद्रन और दूसरे हैं पवन कपूर। तो दो उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, एक एडिशनल है राजेंद्र खन्ना, और जो मेन होते हैं NSA वो अजीत डोभाल ही हैं। तो आपको ध्यान रखना है। विश्व सीमा शुल्क संगठन वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, परिषद के अध्यक्ष बने हैं एडवर्ड किसवेटर। ये दक्षिण अफ्रीका के हैं, यानी साउथ अफ्रीका के हैं। और WCO का यानी वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वह है ब्रसल्स में। ब्रसल्स कहाँ पे है? बेल्जियम। तो बेल्जियम के ब्रसल्स में WCO का हेडक्वार्टर है, यह भी ध्यान रखना है आपको। PIB के नए महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल बने हैं धीरेन्द्र ओझा, यह भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, धीरेन्द्र ओझा। और PIB की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1919 में हुई थी और सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधीन है। यह सूचना प्रसारण मंत्रालय। धीरेन्द्र ओझा बने हैं PIB के महानिदेशक। ब्रिटेन के नए PM बने हैं कीर स्टारमर, और ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है रेचल रीव्स। दोनों का नाम ध्यान रखना। ब्रिटेन के नए PM कौन बन गए हैं? कीर स्टारमर। इनकी अगर पार्टी की बात करें तो इनकी पार्टी का नाम है, कीर स्टारमर की पार्टी जो है वह है लेबर पार्टी। लेबर पार्टी, और इस पार्टी को टोटल 650 में से 411 सीटें मिली। और वहीं जो ऋषि सुनक तत्कालीन वर्तमान के प्रधानमंत्री थे ऋषि सुनक, वह हार गए और उनको टोटल 121 सीट मिली। 121 सीटें मिली और 411 किसको मिली? लेबर पार्टी को मिली। तो इस तरह से बहुत ही अच्छे बहुमत से कीर स्टारमर प्रधानमंत्री बन गए हैं। और कुल सीटें कितनी हैं यहाँ पे? यहाँ पे 650 सीट है, ध्यान रखिएगा। कंजर्वेटिव पार्टी के थे ऋषि सुनक और लेबर पार्टी के हैं कीर स्टारमर। और जो पहली वित्त मंत्री बनी हैं ब्रिटेन की, उनका भी नाम वेरी इंपॉर्टेंट होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। रेचल रीव्स नाम है इनका।
फिर है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड के सीएमडी नियुक्त किए गए हैं सत्यनारायण गोयल। इसको बोलते हैं आईईएक्स के जो बने हैं वो कौन बने हैं? सत्यनारायण गोयल, इम्पोर्टेंट है। और आईईएक्स की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई वह 2008 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसका काम जो होता है वह क्या? बिजली की खरीद और बेच यानी पावर ट्रेडिंग एक्सचेंज है। यह ध्यान रखिएगा, सत्यनारायण गोयल इनका नाम ध्यान रखना है। फिर आपका जो भारतीय क्रिकेट टीम, पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं वह हैं गौतम गंभीर, इससे आप परिचित होंगे। और अगर बात करें मुख्य कोच हैं ये, तो बाकी भी कोच होते हैं, जैसे बॉलिंग कोच हैं उनका नाम है पारस मनाम्बरे। वहीं फील्डिंग कोच जो हैं वह उनका नाम है टी दिलीप। और जो बैटिंग कोच हैं उनका नाम है विक्रम राठौर। तो मुख्य कोच तो कौन है? गौतम गंभीर, जबकि बॉलिंग कोच आपके परास मनाम्बरे, बैटिंग कोच विक्रम राठौर और फील्डिंग कोच टी दिलीप, इनका भी नाम ध्यान रखना है। अब नेपाल के पीएम फिर से बन गए हैं। नेपाल में जो है अदला बदली होता है, कभी तू कभी मैं, कभी तू कभी मैं, यही चलता है। वहाँ चुनाव कम लेकिन सत्ता परिवर्तन ज़्यादा होता है। तो अभी नेपाल के जो पीएम हैं वह फिर से केपी शर्मा ओली, इनका पूरा नाम है खड़ग प्रसाद शर्मा ओली, ये फिर से बन गए हैं। इससे पहले पुष्प कमल दहल प्रचंड थे। अब केपी शर्मा ओली की पार्टी ने दूसरी पार्टी से गठबंधन करके अपनी सरकार बना ली और खड़ग प्रसाद शर्मा ओली फिर से जो है इसके प्रधानमंत्री नेपाल के बन गए हैं, ध्यान रखिएगा। अब बीएसएनएल के नए अध्यक्ष, प्रेसिडेंट, चेयरमैन और प्रबंध निदेशक यानी सीएमडी बने हैं रॉबर्ट जेरार्ड रवि, इम्पोर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा। और इन्होंने के पुरवार का स्थान लिया है। के पुरवार का स्थान लिया है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। अब उसके बाद में आपका जो है लिथुआनिया के आपके बने हैं राष्ट्रपति। लिथुआनिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? वह बने हैं गिटानास, नाम बहुत खतरनाक है, गिटानाथ नौसेदा लिथुआनिया के राष्ट्रपति बने हैं। और ये दोबारा बने हैं 2019 से, लगातार ये हैं 2019 से। और लिथुआनिया की राजधानी बात करें तो होती है विल्नियस। अब नीति आयोग के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। जैसा कि नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वह एक्स ऑफिसियो यानी पदेन अध्यक्ष होते हैं पीएम। तो पीएम मोदी जी हैं और नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। जैसा कि अभी इसका नीति आयोग का जो है पुनर्गठन किया गया यानी फिर से गठित किया गया, तो सुमन के बैरी को उपाध्यक्ष बनाया गया है और अध्यक्ष मोदी जी हैं। और इसके सीईओ कौन हैं? सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हैं VVR सुब्रमण्यम। और नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। रवांडा के राष्ट्रपति फिर से बन गए हैं पॉल कगामे और यह चौथी बार लगातार बने हैं, चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं। कहाँ के? रवांडा की राजधानी की बात करें तो रवांडा की राजधानी क्या होती है? किगाली होती है। फिर एन कोटेश्वर तथा आर महादेवन सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं, राष्ट्रपति जी ने इनकी नियुक्ति की है। और एन कोटेश्वर की बात करें तो ये वर्तमान में लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और यह मणिपुर राज्य से सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने वाले पहले न्यायाधीश हैं।
जबकि आर महादेवन जो हैं मद्रास हाई कोर्ट के न्यायाधीश रहे और बीच में कुछ दिन के लिए कार्यवाहक चीफ जस्टिस भी बने थे मद्रास हाई कोर्ट के। तो इम्पॉर्टेंट है, इनकी नियुक्ति की गई है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने जजेस होते हैं चीफ जस्टिस को मिला के। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच नियुक्त किए गए हैं मनोलो मार्केज नियुक्त हुए हैं भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के नए कोच, और ये स्पेन के ध्यान रखिएगा। यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस का कार्यवाहक प्रमुख यानी एक्टिंग अभी चीफ बनाए गए हैं, ये हैं रोनाल्ड एल रोवे। जैसा कि आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप को जो है उनके ऊपर अटैक किया गया, तो उस समय के जो ये यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस के जो प्रमुख थे उनका नाम था किम्बर्ले चीतल थे, तो उनको तत्काल हटा दिया गया और उनके स्थान पर एक्टिंग चीफ बनाए गए रोनाल्ड रे रोवे। और यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस का कार्य जो होता है वह अमेरिका के राष्ट्रपति, यूएसए के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तथा उनसे जुड़े उनके परिवार के सदस्यों की रक्षा करना ही इसका काम होता है। तो अटैक हुआ उनके ऊपर और अटैक के बाद इनको हटा दिया गया, ध्यान रखिएगा। फिर भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 55वां संस्करण और 56वां के लिए जो है महोत्सव निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? शेखर कपूर नियुक्त किए गए हैं। और 55वां आपको जैसा पता होगा कि इसका आयोजन जो है गोवा में किया जाएगा और यह 2024 में होगा, नवंबर माह में होगा, और 56वां भी 2025 में होगा, गोवा में ही होगा, ध्यान रखिएगा। भारतीय लागत लेखाकार संस्थान, इसको बोलते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया। इसके जो 67वें अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है विभूति भूषण पाठक। तो ये 67 नंबर के जो है प्रेसिडेंट इसके बने हैं। इसकी बात करें इंडियन ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया, इसके जो स्थापना की बात करें तो 1959 में 1959 में इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसके जो अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी सीएमडी जो बने हैं मनोज मित्तल हैं। मनोज मित्तल को बनाया गया है। और सिडबी का मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है लखनऊ में। कहाँ पे है? लखनऊ में। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो मनोज मित्तल इसके सीएमडी बने हैं। शशि सिंह को 2023-24 के लिए रबर उद्योगों की सर्वोच्च संस्था जो है ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। फिर है महाराष्ट्र के नए राज्यपाल बने हैं सीपी राधाकृष्णन। महाराष्ट्र के नए राज्यपाल बने हैं। अभी हाल ही में जुलाई माह में ही कई राज्यपालों की नियुक्ति की गई है। आपको सब ध्यान रखना, मैं फटाफट बता रहा हूँ। संतोष कुमार गंगवार जो कि झारखंड के बने हैं। झारखंड के कौन बने हैं? संतोष कुमार गंगवार। फिर उसके बाद है रमेन डेका, ये बने हैं छत्तीसगढ़ के। ओम प्रकाश माथुर बने हैं आपके सिक्किम के। और हरिभाऊ किशन राव बागड़े ये राजस्थान के बने हैं, और उसके बाद हैं जिष्णु देव वर्मा जो कि तेलंगाना के बने हैं, उसके बाद हैं CH विजय शंकर जो कि मेघालय के बने हैं, गुलाब चंद कटारिया पंजाब के, और लक्ष्मण प्रसाद आचार्य असम के बने हैं। तो ये सब नए नए बने हैं, इनको ध्यान रखना है आपको। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, इनको भारतीय सेना का यानी थल सेना का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे जो इससे पूर्व थे 30 जून 2024 को पदमुक्त होने के बाद जनरल उपेंद्र रावत ने नए थल सेना अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। जनरल द्विवेदी 15 फरवरी 2024 को थल सेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए थे, ध्यान रखिएगा।
तो इस समय हमारे थल सेना प्रमुख कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी। फिर हैं किशोर मकवाना, ये कौन है? भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं किशोर मकवाना, और इनको राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन्होंने इस पद पर विजय सांपला का स्थान लिया है। फिर उसके बाद हैं एम.बी. राव, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और सह सीईओ एम.बी. राव, इनको भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। मार्च 2024 में चुने गए हैं। आईबीए की प्रबंध समिति की नई दिल्ली में 21 मार्च को संपन्न बैठक में उनका यह चुनाव किया गया। फिर है नवनीत सहगल, ये कौन है? भारतीय प्रशासनिक सेवा के अवकाश प्राप्त अधिकारी हैं, रिटायर्ड थे। तो इनको सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन प्रसार भारती बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर हैं सदानंद बसंत दाते, ये महाराष्ट्र कैडर के जो है 1990 बैच के अधिकारी हैं, और इनको एनआईए प्रमुख, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए के प्रमुख के रूप में 1 अप्रैल 2024 को उनको नियुक्ति की गई है। और इस पद पर दिनकर गुप्ता, जो कि 31 मार्च को सेवानिवृत्त हुए, उनका स्थान दाते ने लिया है, और इनका कार्यकाल 2026 तक रहेगा। फिर है नलिन प्रभात जो हैं वो एनएसजी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के जो है प्रमुख नियुक्त किए गए हैं, और इस नियुक्ति से पूर्व वह सीआरपीएफ में अतिरिक्त महानिदेशक थे। एनएसजी के महानिदेशक पद पर उनका कार्यकाल सेवानिवृत्ति तक यानी 31 अगस्त 2028 तक रहेगा। नलिन प्रभात एनएसजी के महानिदेशक बने। फिर हैं पीयूष आनंद, ये कौन है? ये एनडीआरएफ यानी राष्ट्रीय आपदा मोचक बल के जो महानिदेशक बने हैं। कौन? पीयूष आनंद। और एनडीआरएफ के महानिदेशक पद पर अतुल करवाल, जो कि 31 मार्च को सेवानिवृत्त हुए, उनका स्थान पीयूष आनंद ने ले लिया है। फिर हैं संजीव पुरी आईटीसी के चेयरमैन सह प्रबंधक निदेशक संजीव पुरी को उद्योग व्यापार जगत के प्रमुख संगठन भारतीय उद्योग परिसंघ CII बोलते हैं या इनके 2024-25 सत्र के लिए इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसमें हर वर्ष के लिए CII का जो अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, तो यह 2024-25 के लिए नियुक्त किए गए हैं संजीव पुरी। फिर ज्योति बिज, ये फिक्की की जो है महानिदेशक बनी है, इम्पोर्टेंट होगा। फिक्की की महानिदेशक बनी है ज्योति बिज, एक पेशेवर व्यवसाय अर्थशास्त्री हैं। अनिल लाहोटी रेलवे बोर्ड के ये जो है पूर्व कौन थे? अध्यक्ष हैं, और जनवरी 2024 में इनको ट्राई यानी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, और इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। लाहौटी इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियरिंग के 1984 बैच के अधिकारी हैं। अरविंद पनगड़िया बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं, और ये नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। जब नीति आयोग का गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को, तो ये पहले उपाध्यक्ष नीति आयोग के बने थे। 2015 से 17 तक रहे। अब अरविंद पनगड़िया 31 दिसंबर 2023 को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष इनको बनाया गया है, और वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट जो देगा वह 31 अक्टूबर 2025 तक देना है वित्त आयोग को। सेंथिल पांडियान, भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी सेंथिल पांडियान को जनवरी 2024 में विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। इन्होंने ब्रजेंद्र नवनीत का स्थान लिया है। फिर हैं विकासशील, ये 1994 बैच के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी। विकासशील को जनवरी 2024 में ADB एशियन विकास बैंक का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। फिर हैं डॉक्टर समीर शाह, ब्रिटिश सरकार ने इनको BBC का चेयरमैन नियुक्त किया है, भारतीय मूल के हैं, ध्यान रखिएगा। समीर शाह BBC के चेयरमैन बनाए गए हैं। फिर हैं कंचन देवी, ये भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक बनी हैं। पहली बात तो कोई महिला की नियुक्ति, किसी महिला की नियुक्ति होती है तो वह बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और वो भी जब पहली महिला हो तो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कंचन देवी को ध्यान रखिएगा, भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद इसकी पहली महिला महानिदेशक नियुक्त की गई हैं। ये मध्य प्रदेश कैडर के 1991 बैच की भारतीय वन सेवा अधिकारी हैं।
ईरान के राष्ट्रपति बने कौन? मसूद पेजेस्कियन। ये क्या हुआ ईरान में? जैसा कि आपको जानते होंगे, इब्राहिम रईसी जो राष्ट्रपति थे ईरान के, उनका एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 19 मई को क्या हुई, उनकी डेथ हो गई। तो उसके बाद में एक जो उपराष्ट्रपति थे मोहम्मद मोखबर, उपराष्ट्रपति कौन थे? मोहम्मद मोखबर। मोखबर को एक्टिंग प्रेसिडेंट यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया गया। लेकिन उसके बाद में मसूद पेजेस्कियन को जो है ईरान का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। ईरान की संसद को बोलते हैं मजलिस ए शूरा। ईरान की संसद को क्या बोलते हैं? मजलिस ए शूरा। राजधानी आप जानते ही होंगे, तेहरान। अब बढ़ते हैं आगे। FATF की अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं कौन? बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसकी अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं कौन? इलिजा डे अंडा मड्रेजा, मैक्सिको की हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और FATF का हेडक्वार्टर जो है वह आपका पेरिस में है, पेरिस में। और इसमें कुल सदस्य देश कितने हैं? 39 देश। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो इस तरह से आज की हमारी क्लास समाप्त होती है। और आज मैंने पहले ही बताया था कि मेरी जो कोशिश थी वह यह थी कि जितने भी 7 महीने में अपॉइंटमेंट्स हुई हैं जो महत्वपूर्ण हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, उनको आज की क्लास में रखा जाए। तो इस पे आपकी जो चर्चा हुई, क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए और अपने दोस्तों सहपाठियों के संग इसको शेयर भी किया करिए। तो तब तक हमारी यह कंटिन्यू क्लास चलती रहेगी जब तक हम पिछले 7 महीने के संपूर्ण करंट अफेयर्स को विस्तृत रूप में नहीं देख लेते। तो इस तरह से हमारी क्लास अनवरत जारी रहेगी। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी भाइयों बहनों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।